प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति की अवधारणा, परिभाषा व प्रकृति का वर्णन करें। उत्तर, तुलनात्मक राजनीतिक की अवधारणा। तुलनात्मक राजनीतिक की नींव अरस्तू ने ही डाल दी थी, किंतु अनेक शताब्दियों तक वह उपेक्षित पड़ी रही। उसका पुनरुद्धार कहीं 18वीं और 19वीं शताब्दियों में जाकर हुआ। सिसरो, पोलिबियस, मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू, डी टाकविले, बेजहार्ट, सर हेनरी मेन तथा ब्राइस इत्यादि अनेक राजनीतिक दार्शनिकों एवं राजनीति शास्त्रियों ने अपने अध्ययन में इस पद्धति का प्रयोग किया है। तुलनात्मक राजनीति में अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्यों, अनेक संगठनों, उनकी नीतियों एवं कार्यकलापों का तुलनात्मक अध्ययन करता है तथा इस प्रकार की तुलनाओं के आधार पर राजनीति निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है, अतः राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी वर्तमान में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाने लगा है। अतः राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन का महत्व बढ़ता जा रहा है। आर.सी. मैक्रेडीज का कहना है, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन अब नाम से ही तुलनात्मक रहा है। अब यह केवल विदेशी सरकारों, उनके ढांचे तथा औपचारिक संगठन का ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और वैधानिक ढंग से अध्ययन रहा है, जबकि इसे तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांतों, ढांचों और वास्तविक व्यवहार से भी अपना संबंध जोड़ना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग राजनीति शास्त्रियों द्वारा अतीत व प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करके एक आदर्श अथवा राजनीतिक इतिहास की प्रगतिशील शक्तियों की खोज करने तक ही सीमित रहा था। किंतु वर्तमान में तुलनात्मक पद्धति किसी राजनीतिक व्यवस्था को किसी अन्य राजनीतिक व्यवस्था से यांत्रिकी तुलना मात्र नहीं मानी जाता है। अब इसका प्रयोग सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में इस प्रकार से होता है जिससे तुलनाएं अधिक अर्थपूर्ण बनाई जा सके। जी के रॉबर्ट के शब्दों में, अब राजनीति का यह तुलनात्मक अध्ययन केवल संरचनात्मक तुलनाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसके अंतर्गत कबीलों, समुदायों, संघों, समूहों और गैर राज्यीय इकाइयों का व्यवहारात्मक अध्ययन भी होने लगा है। यही कारण है कि आज तुलनात्मक राजनीति को या तो सब कुछ या कुछ नहीं कहा जाने लगा है। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाएं। एडवर्ड ए फ्रीमैन के अनुसार, तुलनात्मक राजनीति का अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। विभिन्न राष्ट्रों में समयांतर के साथ राजनीतिक संस्थाओं में जो सादृश्य दिखाई देता है उसका अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में जो समान तत्व उपलब्ध होते हैं उनका विषयगत विवेचन भी तुलनात्मक राजनीति की अध्ययन परिधि में आना चाहिए। आर.सी. मैक्रेडीज के अनुसार, हेरोडस तथा अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं जीवंत रही है और इन विविधताओं में समान तत्वों की खोजबीन करने का जो पद्धतीय प्रयास हुआ है, उसे तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहा जाना चाहिए। ब्रेवंटी का मत है कि तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान तथा व्याख्या है जो कार्यों व उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। अरेंड लिटफोर्ड के शब्दों में, तुलनात्मक पद्धति अन्य सभी परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए दो या अधिक परिवर्तियों के बीच सामान्य आनुभविक संबंध स्थापित करने की विधि है। लासवेल के अनुसार, तुलनात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति की तरह ही सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति की विधि है। तुलनात्मक पद्धति किसी राजनीतिक व्यवस्था, संस्था, प्रक्रिया व राजनीतिक व्यवहार से संबंधित दो या अधिक परिवर्तियों में परस्पर आनुभाविक संबंध स्थापित करने की एक ऐसी विधि है जिसमें तुलना से संबंधित अन्य सभी प्रत्ययों को स्थिर रखा जाता है। यथा किसी निर्वाचन क्षेत्र में जाति एवं मतदान व्यवहार का संबंध मालूम करने के लिए अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से मतदान व्यवहार की तुलना भी की जाएगी। यहाँ जाति के अतिरिक्त शेष सभी परिवर्त्य स्थिर माने जाएंगे। उदाहरणार्थ, सभी निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण होंगे, सभी का शैक्षणिक स्तर समान होगा। इसी प्रकार शिक्षा, धर्म, भाषा आदि परिवर्तियों का मत व्यवहार से संबंध स्थापित किया जा सकता है और परस्पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इन संबंधों की तुलना करके मत व्यवहार के संबंध में सामान्यीकरणों तक पहुंचा जा सकता है। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। तुलनात्मक राजनीति शब्दावली का अच्छा स्पष्टीकरण तब हो सकता है जब हम तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार शब्दावलियों के बीच के तर्क सम्मत अंतर को समझ लें। प्रायः तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तथा तुलनात्मक सरकार, कंपैरेटिव गवर्नमेंट शब्दों का प्रयोग परस्पर एक दूसरे के लिए किया जाता है जबकि दोनों एक नहीं है। जी के रॉबर्ट्स ने स्पष्ट किया है कि तुलनात्मक शासन का प्रयोग राज्यों, उनकी संस्थाओं और उनके कार्यों के संबंध कुछ समूहों, राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि के अध्ययन हेतु उपयुक्त लगता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति शब्दावली एक अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य के लिए हुए है जिसमें तुलनात्मक शासन तथा गैर राज्यीय राजनीति, कबीले, निजी संस्थाएं आदि का भी समावेश किया जाता है। रॉबर्ट्स महोदय का आशय यह है कि राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन केवल संरचनात्मक तुलनाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसके अंतर्गत कबीलों, समुदायों, संघों, समूहों जैसी गैर राज्यीय इकाइयों का व्यवहारात्मक अध्ययन भी होने लगा है। जीन ब्लोंडेल ने रॉबर्ट्स के मंतव्य से सहमत होते हुए लिखा है, तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि जहां तुलनात्मक सरकार के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनकी संस्थाओं और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन होता है,
वहाँ तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत उपरोक्त बातों के साथ ही दूसरे उन सभी विषयों का भी अध्ययन होता है जिन्हें गैर राज्य राजनीति के अध्ययन की संज्ञा दे सकते हैं। यद्यपि वर्तमान में राजनीतिक दलों और दबाव समूहों का अध्ययन भी तुलनात्मक सरकारों में सम्मिलित किया जाने लगा है, तथापि विशेष बल आज भी शासन संस्थाओं के तुलनात्मक विश्लेषण पर ही दिया जाता है, अर्थात तुलनात्मक सरकार या शासन के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता। राजनीतिक व्यवहार के अनेक पहलुओं और अनेक गैर सरकारी संस्थाओं जिनसे सरकारों का व्यवहार ढलता और बदलता रहता है के अध्ययन को तुलनात्मक सरकार में शामिल नहीं किया जाता। इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीति अपने अध्ययन में राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता को समेटे हुए है, जिसमें सरकारों तथा शासकीय संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन स्वतः ही सम्मिलित रहता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं क्षेत्र तुलनात्मक सरकार के अर्थ एवं क्षेत्र से अधिक व्यापक है, बावजूद इसके कि तुलनात्मक अन्वेषण या खोजबीन दोनों ही अध्ययनों का महत्वपूर्ण अंग है। तुलनात्मक राजनीति के छात्र का कार्य कानून निर्माण, कानून प्रयोग और विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंगों से संबंधित निर्णयों, यहां तक कि राजनीतिक दलों और दबाव समूहों जैसे कुछ संविधानेतर अभिकरणों के अध्ययन से ही समाप्त नहीं हो जाता। तुलनात्मक राजनीति के छात्र को इन सब के अध्ययन से भी आगे बढ़ना होता है। उसे उन विषयों का भी अध्ययन एक विशिष्ट तरीके से करना होता है जो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति निश्चित रूप से वैज्ञानिक है। इसके संबंध में वुड का मत है कि इस क्षेत्र के नामकरण में तुलनात्मक शब्द लाने का एकमात्र कारण यह था कि इस बात पर बल दिया जाए कि क्षेत्र की राजनीति विज्ञान के प्रति जो जिम्मेदारी है उसके अनुसार विश्व में विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाओं का राजनीति विज्ञान के सिद्धांत निर्माण और सिद्धांत की सामान्य खोज में तुलना के लिए इकाइयों के तौर पर स्वीकार किए जाए। मोटे तौर पर प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं। प्रायः तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति संबंधी विचारों को दो प्रमुख धारणाओं में विभक्त किया जा सकता है। एक, तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है। इस विचारधारा के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण और अध्ययन है। प्रत्येक राज्य में कई स्तरों पर सरकारें होती है। उन्होंने इन सरकारों को दो प्रकार का बताया है। एक, सर्वव्यापक या सार्वजनिक या राष्ट्रीय सरकार। दो, आंशिक, स्थानीय या व्यक्तिगत सरकार। इस विचारधारा के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध इस प्रकार की एक ही देश में स्थित विभिन्न सरकारों सर्वव्यापक व आंशिक की आपस में तुलना से है। यद्यपि एक ही देश में सर्वव्यापक या राष्ट्रीय सरकार तो एक ही होती है, परंतु आंशिक सरकारें अनेकों होती है और इसलिए इनसे संबंधित राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं की तुलना करके निश्चित निष्कर्ष निकालना संभव है। जैसे यदि एकात्मक राज्य है तो उसमें एक राष्ट्रीय सरकार और कई स्थानीय सरकारें या निगम होंगे। एक ही राज्य में विभिन्न स्तरों की विविध सरकारों की तुलना करना लंबात्मक तुलना कहलाता है और तुलनात्मक राजनीति इन्हीं की पारस्परिक तुलना करने से संबद्ध शास्त्र है। तुलनात्मक राजनीति की उपरोक्त परिभाषा उपयुक्त नहीं है। इस परिभाषा का आधार ही तर्क संगत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार एवं आंशिक सरकारों के बीच दृष्टिगोचर होने वाली समानता सत्य नहीं है। इन समानताओं की गहराई में असमानताएं ही अधिक दिखाई देंगी और ऊपर से केवल मात्रा का अंतर दिखाई देगा, जो कि वास्तव में एक प्रकार का अंतर भी प्रतीत होगा। तुलनात्मक राजनीति अम्रांतीय तुलना है। इस धारणा के अनुसार यह राष्ट्रीय सरकारों का अम्रांतीय तुलनात्मक अध्ययन है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में से अधिकांशतः इस धारणा से सहमत है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य की पूर्ति इसी प्रकार की तुलना से होती है। ऐसी तुलना का महत्व भी रहता है। तुलनात्मक राजनीति की इस धारणा की दो संभावनाएं निम्न प्रकार है। एक देश की राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना। एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की ऐतिहासिक तुलना तुलनात्मक राजनीति में होनी चाहिए। इससे तुलनात्मक राजनीति के विचार का क्षितिज विस्तृत होता है। प्रत्येक राज्य की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। आज की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण भूतकाल के संदर्भ में ही संभव है। एक ही देश में विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक भी है, क्योंकि इसी से वर्तमान राजनीतिक व्यवहार की प्रकृति को समझा जा सकता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति में इतिहास के संदर्भ में राष्ट्रीय सरकारों की समस्तरीय तुलना की जाती है। ऐसी तुलना का अत्यधिक महत्व है, परंतु तुलनात्मक राजनीति में यही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे केवल एक राज्य की राष्ट्रीय सरकारों को विभिन्न कालों में समझने में ही सहायता प्राप्त होती है। उस राष्ट्र में भिन्न प्रकार की संस्कृति, सभ्यता व संगठन वाले राज्य की सरकार की प्रकृति व राजनीतिक व्यवहार की गत्यात्मकताओं के स्थान पर केवल संस्थात्मक सतह तक ही संभव होती है। 2. समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की अम्रांतीय तुलना। इसका समर्थन करते हुए जीन ब्लोंडले ने लिखा है, हमारे पास तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन का केवल एक ही दृष्टिकोण शेष बचता है, और वह है समकालीन विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबद्ध राष्ट्रीय सरकारों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अध्ययन करना।
इस प्रकार की तुलना से सामान्यीकरण के अतिरिक्त राजनीतिक व्यवहार के संबंध में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जा सकता है जिनसे प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझा जा सके। इनसे हर विचित्र घटना का स्पष्टीकरण किया जा सकता है तथा राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं की प्रकृति और कार्यविधि को ज्ञात करना संभव है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.